Hello, students. We are starting up with chapter number 5, linear inequalities for class 11th. As per the new NCERT syllabus, we have just received from CBSE. Linear inequalities is the chapter, and this chapter is going to be beneficial for you in the class 12th as well. वहाँ पर एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो काफी ज्यादा रिलेट करेगा इस चैप्टर से। सो वहाँ पर ये काफी काम आएंगे, यहाँ की जो लर्निंग्स हैं तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज, अगर आप पहली चीज देखें तो ए एंड बी सीम्स टू बी इक्वल। ए एंड बी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक है। बट इन द सेकेंड वन, यहाँ पर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब अगर कोई चीज इक्वल नहीं है तो या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। तो दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी। So last both the cases, the second and the third one, these are the cases for inequality. Inequality. यहाँ पर this inequality is called strict inequality. strict inequality. strict मतलब कि यहाँ पहले वाले केस में ए बी से हमेशा बड़ा ही रहेगा, दूसरे वाले केस में ए हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। बट समटाइम देयर अपीयर्स अ केस कि ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, या तो ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। सिमिलरली ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा या बराबर, बी से छोटा या बराबर। इस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक। तो अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज स्लैक इनइक्वालिटी, सो यू नीड टू पुट अप बोथ दीज साइंस, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, देन दिस इज विदाउट द इक्वालिटी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ओके, now, first of all, let us have a quick review about these basic information. Real numbers are all the numbers on the number line, whether they are positive, negative, fraction, decimal. जो भी नंबर लाइन पर आ रहा है, जो भी नंबर लाइन पर आ रहा है, एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर्स दैट वी हैव स्टडीड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको छोड़कर हर तरीके का नंबर रियल नंबर होता है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर्स, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दोनों तरफ से इंफिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन। डेसिमल अगर 0.0 है तो वी डू नॉट कंसिडर इट डेसिमल। होल नंबर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स ये सब होते हैं नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल, ठीक है। 0.0 को डेसिमल नहीं मानेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको फ्रैक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम एवरी नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन नंबर आइदर इंटीजर, होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल्सो whole numbers is a subset of integers, natural number is a subset of whole numbers as well as integers, ठीक है। now quickly get the info about the equality and how it is displayed on the number line. Consider you have equation x is greater than 3, x is greater than 3। अगर x 3 से बड़ा है तो 3 पर आता है ओपन सर्कल, 3 पे आएगा ओपन सर्कल, ठीक है। और अगर x 3 से बड़ा या बराबर है, अगर यहाँ पर ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो यहाँ पर आता है क्लोज सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर जैसे छोटा है तो 3 इज नॉट इंक्लूसिव ओपन, और यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू बी इन्फॉर्म कि ये कहां से कहां तक जा रहा है। एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सारी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटी है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है बराबर, 3 को इंक्लूसिव करने के लिए, शो करने के लिए कि 3 भी हो सकती है, हमने क्लोज सर्कल बनाया। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक जाएगी, और 3 इंक्लूसिव हो सकता है, इसलिए हमने क्लोज सर्कल दिखाया। हाउ डू वी डिनोट इट? अगर बात डिनोशन की आती है तो हम इसको लिखेंगे, x की जो वैल्यू है यहाँ पर, x इज लाइंग बिटवीन 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। हम लोगों ने सेट्स में, रिलेशन फंक्शंस में ये सब चीजें पहले ही पढ़ ली हैं कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन रहता है, और अगर इक्वलिटी नहीं है तो जो ब्रैकेट रहेगा वो भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पर वैल्यू देखें, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3। यहाँ पर देखें तो x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी।
इन्फिनिटी पे ओपन, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी लगी है, मतलब 3 इंक्लूड हो सकता है, इसलिए 3 पे क्लोज, 3 पे क्लोज। यहाँ पे देखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से 3। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ओपन रहता है, लेकिन 3 इंक्लूसिव है, इसलिए 3 पर क्लोज, 3 पर क्लोज। आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ। नेक्स्ट अगेन x बिलोंग्स टू 1 से 3 ना, 1 पे इक्वलिटी है ना 3 पे, तो दोनों पर ओपन सर्कल, दोनों पर ओपन। यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी है तो 1 पे सर्कल आपका क्लोज हो जाएगा। 3 पर ओपन, 3 पे भी इक्वलिटी है तो 3 पे भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 पे ओपन है और 3 पे इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी की वजह से दिस वुड बी क्लोज्ड। यहाँ पर 1 पे क्लोज रहेगा और 3 पर ओपन रहेगा, 3 पर ओपन रहेगा। अगर बात इसको वो है कि डिनोट कैसे करेंगे, तो वो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हर वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है, हर वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से 3 तक। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि डिनोट कैसे करना है। ये वाली जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू 1 से 3, दोनों पे ही इक्वलिटी नहीं है, इसलिए दोनों पर ओपन। यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 से 3, दोनों पर इक्वलिटी है, इसलिए दोनों पर क्लोज। x बिलोंग्स टू 1 से 3, 1 पे ओपन, 3 पे क्लोज। और x बिलोंग्स टू 1 से 3, 1 पे क्लोज, 3 पे ओपन। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकती है, बस 3 नहीं हो सकती, पर 3 नहीं हो सकती। मूविंग अहेड, देर आर सम रूल्स एज वेल। कंसीडर करके चलते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, x is greater than y. Consider if you say x is greater than y, then if you add something, a constant number on the both sides, on the both sides, then also this will remain greater than the right hand side. मान लीजिए x y से बड़ा है, दोनों में +5 कर दिया दोनों तरफ, तो भी x बड़ा ही रहेगा, x प्लस के वुड बी ग्रेटर देन y प्लस के। सिमिलरली इज द केस इन सब्ट्रैक्शन, अगर आप x माइनस के कर देते हैं और y माइनस के, गिवन दैट k इज द सेम नंबर बोथ द साइड्स, k is the same number both the sides. Multiplication, given that it is a positive number, given that it is a positive number, अगर आप पॉजिटिव k से मल्टीप्लाई करते हैं तो kx would be greater than ky, kx would be greater than ky, अगर आप पॉजिटिव नंबर से करते हैं। हाउएवर, अगर आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 करते हैं या कोई भी नेगेटिव करते हैं, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव नंबर, अगर आप बोथ साइड किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी इज रिवर्स, देन इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। इस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी इज रिवर्स। मान लीजिए कि आपने -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पहले एक्स वाई से बड़ा था, अगर आपने दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस एक्स वुड बी ग्रेटर देन, माइनस एक्स वुड बी ग्रेटर देन माइनस वाई, माइनस एक्स वुड बी ग्रेटर, माइनस एक्स वुड बी लेस देन माइनस वाई। ठीक है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप देखते हैं कि 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, लेकिन दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 -2, तो इस बार -2 बड़ा हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने के कारण द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। नाउ वी हैव सम सिंपल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि 24x इज लेस देन 100, तो 24x लेस देन 100, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड्स को 24 से डिवाइड कर दिया। अब बोथ साइड्स अगर आप 24 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 इज अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 24 4 जा 96, तो 4.1 वगैरह कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहें तो फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसको फ्रैक्शन रख लेते हैं, तो अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो दिस वुड बी 25, दिस वुड बी 6, और यू कैन से x इज लेस देन 4.1 एंड समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट केस कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है, अगर x नेचुरल नंबर है तो x की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4.1 से छोटा रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है। सेकंड, क्योंकि 4.1 से छोटा है। सेकंड कह रहा है x एक इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन।
बट सिंस इट इज इंटीजर नो डेसिमल नंबर वुड बी इंक्लूसिव ओवर हियर, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा। 4 3 2 1 0 से नेगेटिव नंबर सारे आ जाएंगे बट कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 3x+8 इज ग्रेटर देन 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3x+8 ग्रेटर देन 2। ये 8 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 8 बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 8 बोथ साइड्स, सो योर 3x वुड बी ग्रेटर देन -6। अब अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखें मैंने 3 से डिवाइड किया, ये डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो x वुड बी ग्रेटर देन -2, x वुड बी ग्रेटर देन -2। फर्स्ट केस जब x एक इंटीजर है, -2 से बड़ा इंटीजर है -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। हाउएवर जब आप रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और जब भी आप रियल नंबर की बात करेंगे आपको इंटरवल्स का यूज करना होगा। इंटरवल्स का अगर मैं यूज करता हूं तो आई कैन गेट x इज बिलोंगिंग टू -2 से बड़ा, -2 से बड़ा और ब्रैकेट नहीं है तो इट मीन्स -2 से लेकर इंफिनिटी, -2 से लेकर इंफिनिटी। अगर आपके पास इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है तो आप करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसे ही बात रियल नंबर की आएगी वी आर गोइंग टू यूज द ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अगर आपको कुछ भी नहीं पूछा तो इट मींस इट इज आस्किंग अबाउट द रियल नंबर्स ओनली। 3 2 6, 3 इंटू -x -3x ग्रेटर देन 2 1 2 माइनस का 2x, x वाली एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, तो दिस वुड बी 6 - 2। ये 3x उधर जाएगा तो -2x ऑलरेडी था और प्लस का हो जाएगा 3x। योर आंसर इज 4। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू x, तो आपकी x की वैल्यू 4 से छोटी, 4 से छोटी का मतलब -∞ से लेकर 4, और 4 पे क्योंकि इक्वलिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 4 पे इक्वलिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। गिवन दैट यहाँ पर इंटीजर रियल नंबर का मेंशन किया गया था, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स का आंसर देने हैं, मतलब क्लोज या ओपन ब्रैकेट्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, अब x+x/2 + x/3, x+x/2 + x/3 इज लेस देन 11। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ गया मेरे पास 6, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। आई कैन से 11x/6 लेस देन 11। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6/11, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये उधर जाएगा 6/11 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड विद द वैल्यू वी आर गेटिंग इज x इज लेस देन 6। x लेस देन 6 का मतलब x की वैल्यू -∞ से 6 तक, और 6 पर ओपन ब्रैकेट, 6 पर ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 37 - 3x, पहले इसको रेगुलर सॉल्व कर लेते हैं। 37 - 3x, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 9x माइनस -8 इंटू एक्स -8x -8 इंटू -3 प्लस का 24। एक्स वाले सारे एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, तो 37 -5 चल रहा था, -24 इधर, 9x -8x और इधर से -3x इधर आएगा तो इट वुड बी प्लस का 3x। यहाँ से देखें तो 37 में से 5 गए 32, 32 में से 24 गए, यहाँ पे बचता है 8, यहाँ पे 9 में से 8 गया x+3 4x, 4 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर, सो द आंसर वी गेट इज 2 से छोटी या 2 से बराबर, तो मतलब -∞ से लेके 2 तक, एंड 2 पर क्लोज ब्रैकेट ड्यू टू द इक्वलिटी गिवन ओवर देयर। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव अ फ्रैक्शन। रिमेंबर जब तक डिनोमिनेटर में x नहीं आ रहा तब तक किसी तरह से आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे आप लोग रेगुलर करते थे वैसी तरह उसी तरह से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे मैंने लिया एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20, ये आ गया 5 ऊपर, 3x - 2 -4 2 - x। यहाँ पर फिर से अभी तक कोई चेंज नहीं, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 ज़ा 15x -5 2 ज़ा 10 -4 2 ज़ा 8 प्लस का 4x अपॉन में 20। अब और थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, 2x - 1/3
greater than equal to 15 plus 4 is 19x minus 10 into minus 10 minus 8 minus 18 अपॉन में 20. नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इधर यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा 19x माइनस 18. बेसिक मल्टीप्लाई 20 टू जा 40x 20 19 3 जा 57x 18 3 जा 54. x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, so we get 54 minus 20 greater than 57x minus 40x, or you can say 34 greater than equal to 17x. सेम आंसर, x की वैल्यू 2 से छोटी या बराबर, 2 से छोटी या बराबर, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 पे क्लोज ब्रैकेट. दैट्स माय फाइनल आंसर. ओके, मूविंग अहेड. सेम तरीके की क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में. अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आया हो. बेसिक सा क्वेश्चन. इधर रहेगा x/2. राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले सकते हैं. जैसे ही एलसीएम लेंगे यू विल गेट 5 and 3 का एलसीएम. 5 and 3 का एलसीएम इज 15. 5 and 3 का एलसीएम इज 15. It would be 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3. So here I get x/2 greater than equal to, दोबारा से 5 5 are 25x minus 5 2 are 10 7 3 are 21x 3 3 are 9 अपॉन में 15. दैट इज x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21 गए 4x माइनस 10 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 15. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा 15x. यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x माइनस 4. 8x माइनस 4. ठीक है, सॉरी 8x माइनस 2. 8x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 8x इधर आ जाएगा. दिस वुड बी 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, और वी कैन से x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7, तो x की वैल्यू माइनस 2/7 से बड़ी है, इंफिनिटी तक जा रही है. तो माइनस 2/7 वुड बी इन द क्लोज ब्रैकेट माइनस 2/7 टू इंफिनिटी. दिस इज द फाइनल आंसर. minus 2/7 to infinity. I hope the answer is clear to everyone. It was quite a simple one. Moving on to the next question. Now we have some word problems. The first one is, it is saying that to receive grade A in course, one must obtain average of 90 marks or more in 5 examinations. सुनीता के पहले 4 में 87, 92, 94, 95 हैं. कितने मार्क्स उसको स्कोर करने पड़ेंगे इन द 5th एग्जाम सो शी कैन हैव द ग्रेड ए. ग्रेड ए के लिए मिनिमम एवरेज जो चाहिए वो 90 चाहिए. मिनिमम एवरेज क्या चाहिए? 90. तो मैंने कहा लेट सुनीता स्कोर. You have to write the same language in the same pattern. X marks. Let Sunita score X marks in 5th exam. जो 5th एग्जाम था, हम मान के चलते हैं कि सुनीता के X मार्क्स आए हैं. अब X मार्क्स आए हैं तो एवरेज चाहिए 90 से ज्यादा. एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एवरेज 90 या 90 से ज्यादा चाहिए. एवरेज कैसे निकलेगी? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90. ग्रेटर देन इक्वल टू 90. इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पास मेरे पास आएगा 368 प्लस x, और 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई विद 90 इट वुड बी 450, और इधर से x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 82. ठीक है, तो इसका मतलब सुनीता मस्ट स्कोर एटलीस्ट 82 मार्क्स. एटलीस्ट 82 मतलब अगर 82 से ज्यादा आएंगे तो भी एवरेज 90 से ज्यादा चली जाएगी, उसको ग्रेड ए मिल जाएगा.
एटलीस्ट 82 मार्क्स इन द फिफ्थ एग्जाम। कम से कम उसको फिफ्थ एग्जाम में 82 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे इन द फिफ्थ एग्जाम। ओके, मूविंग अहेड। सिंपल क्वेश्चन, एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23 एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो कॉन्जिक्यूटिव चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब अगर लेट द इंटीजर्स बी एक्स, एक एक्स ले लो और एक x+2, क्योंकि वैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार होते हैं पर इवन नंबर है तो 2 का फर्क रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन तो यह है कि दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो अगर x 5 से बड़ा है तो दूसरी बात तो x+2 तो 5 से बड़ा हो गई। दूसरी कंडीशन, इन दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए, दैट इज 2x, 2 उधर चला जाएगा 21, तो x की वैल्यू 10, 10.5 से कम होनी चाहिए। अब 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, x की बात कर रहे हैं, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है? एक तो 6 आता है, एक 8 आता है और एक 10 आता है। 6 के साथ पेयरिंग करेंगे तो 6 के साथ 8 आ जाएगा, x+2। 8 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 8 और 10 22, 8 और 10 20, और 10 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, 10 और 12 22। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। These are my two positive consecutive integers which are both greater than 5 and whose sum is less than 23. The same question can come for the odd integers as well. तो उसमें आपको odd numbers find करने होंगे। Now, this is the important thing. This is very, very important. Make sure you just have a good note about this. यहाँ पर आपके पास एक डिनोमिनेटर में आया हुआ है x-5, डिनोमिनेटर में आया हुआ है x-5। जब आपके पास डिनोमिनेटर में x-5 है तो आपको ये बात समझनी है, इफ देयर इज x इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में x है, इफ देयर इज x इन डिनोमिनेटर, देन पहली बात याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is not allowed, you should say allowed, then cross multiplication is not allowed। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 जीरो में चला जाएगा, सो दैट इज ऑफ नो यूज। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप, एक तरीका होता है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू द वेवी कर्व मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यूमरेटर से x की वैल्यू निकालना चाहें तो न्यूमरेटर से x-3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आती है। फिर अगर आप डिनोमिनेटर से x की वैल्यू निकालना चाहें, x-5 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आती है 5। अब आपको ये चेक करना है कि 3 से छोटा, 3 से छोटी कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 0 डालते हैं, इसमें डालें तो 0-3, 0-5, तो आंसर वुड बी 3/5, आंसर वुड बी 3/5। कंसीडर, अगर 3 से छोटी वैल्यू x की वैल्यू 0 डालता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 3/5। दैट इज माई पॉजिटिव आंसर। अगर मैं 3 से 5 की वैल्यू, 3 से 5 के बीच की वैल्यू मान लीजिए 4 डालता हूं तो ऊपर आ जाएगा, अगर मैं 4 डालता हूं तो 4-3 1, और नीचे आ जाएगा 4-5 -1। सो दिस इज -1, सो दिस आंसर इज नेगेटिव। और अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू डालता हूं, कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी डालते हैं, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आ गया 1, आंसर आ गया 3। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब मेरे को रिक्वायर्ड आंसर क्या था? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मेरा आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? -∞ से लेके 3 तक, और 5 से लेके इंफिनिटी तक, 5 से लेके इंफिनिटी तक। ये जो येलो में हाईलाइटेड है, दिस इज माय फाइनल आंसर। बट स्कूल में यह मेथड कई स्कूल्स में अलाउड नहीं है। हाउएवर दिस इज नॉट रॉन्ग, बट स्टिल कई स्कूल्स में ये मेथड अलाउड नहीं है। स्कूल्स में क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज, अगर ये फ्रैक्शन 0 से बड़ा है, अगर फ्रैक्शन 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। पहला केस क्या होता है? न्यूमरेटर 0 से बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो, दोनों ही 0 से बड़े। दूसरा केस क्या आता है? केस 2, अगर ये दोनों 0 से छोटे हो जाएं, अगर ये दोनों ही 0 से छोटे, मान लो न्यूमरेटर भी 0 से छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा हो जाए, तो भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव।
लेट अस ट्राई इट आउट। पहली चीज इसने कहा कि न्यूमरेटर 0 से बड़ा, मतलब x-3 0 से बड़ा, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी। दूसरी बात इसने कहा कि डिनोमिनेटर 0 से बड़ा, तो x-5 0 से बड़ा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी। इन दोनों में डोमिनेंट केस कौन सा है कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 3 से तो बड़ी होगी होगी। ठीक है। दूसरा केस, न्यूमरेटर 0 से छोटा, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 से छोटा, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी। ठीक है। अब दोबारा से देखें, इन दोनों केसेस में डोमिनेंट कौन है कि अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो डेफिनेटली 5 से छोटी होगी। तो व्हाट यू कैन से, इफ यू सी द highlighted in pink, either x is less than 3 or x is greater than 5. Either x is less than 3 or x is greater than 5. This is same what I have showed you through the wavy curve method कि या तो x की वैल्यू 3 से छोटी है या 5 से बड़ी है। So the final answer you can write over here is x belongs to minus infinity से 3 union 5 to infinity, union 5 to infinity. This is your final answer. Either x की वैल्यू 3 से छोटी या फिर x की वैल्यू 5 से बड़ी। ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि आइदर x की वैल्यू 3 से छोटी या फिर x की वैल्यू 5 से बड़ी। So make sure you highlight the answer in the proper way so that teacher can easily identify how you have mentioned the answer and where you have mentioned the answer. ठीक है। x की वैल्यू या तो 3 से छोटी या 5 से बड़ी। दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। विच एवर फील्स यू बेस्ट यू कैन ट्राई दैट, जो आपके स्कूल में कराया हो वो आप ट्राई करें। दोबारा से सेम क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में x आया हुआ है, डिनोमिनेटर में x आया हुआ है। तो डिनोमिनेटर में अगर x है तो हमें ये पता है कि भाई जीरो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। दूसरी एक और बात अगर आप ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो 2x-3 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 2x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, तो x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं आएगी। x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं आएगी ना। क्या करें फिर इस तरह के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3x-7, 2x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो मैं 2 को इधर ले आया और यहाँ पर बचा मेरे पास जीरो। यहाँ पर क्या बचा? जीरो। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया मान लीजिए 2x-3 का, तो इधर तो रहेगा 3x-7, इधर 2 2 4x और +2 3 6, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट आई गेट इज, इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। -2 से 2x-3 पूरा पूरा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3x-7 -4x +2 3 6 अपॉन में 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 3x-x इज -x, -7 - 6 is -1. Then in the denominator have 2x-3 and here I have is greater than equal to 0. You can use the case 1 और case 2 as well, पर मैं यहाँ पर यूज रेगुलर वेवी कर्व से करता हूँ। अगर डिनोमिनेटर से वैल्यू निकालूंगा x की तो आई विल गेट -1, और अगर डिनोमिनेटर से निकालते हैं तो 3/2, न्यूमरेटर से -1, डिनोमिनेटर से 3/2, न्यूमरेटर से -1। -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए -2 डालते हैं। अगर मैं इसमें -2 डालता हूं तो ऊपर आएगा -3 और नीचे आ जाएगा -3, -2 डालेंगे तो ऊपर -3, -4, -3, -7, 2/7। सो दिस इज पॉजिटिव। -1 से 3/2, जीरो वैल्यू डाल के देखें तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -3। अगर आप जीरो वैल्यू डालेंगे, 0 0 0 0 डालेंगे तो ऊपर आएगा -1 और नीचे आ जाएगा -3। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। और अगर 3/2 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, कंसीडर इफ आई पुट एनी वैल्यू ग्रेटर देन 3/2, मान लीजिए 2 डालते हैं तो ऊपर आ जाएगा -2 -1 नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा 2 2 4 -3, दैट इज पॉजिटिव।
सो द लास्ट टर्म वुड बी नेगेटिव, और बीच में आपके पास आ रहा है आंसर पॉजिटिव। ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आप दोबारा वैल्यूज डाल के देखना चाहें तो डाल सकते हैं। ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, -1 से छोटी वैल्यू, मान लीजिए -2 डालते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 2 होता है ऊपर, तो 2 - 1 ऊपर पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा नेगेटिव, सो दिस वुड बी नेगेटिव एज वेल, दिस वुड बी नेगेटिव एज वेल। सो द फाइनल आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज x बिलोंग्स टू -1 से 3/2, -1 से 3/2। नाउ द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि 3/2 के बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए 3/2 ओपन रहेगा, पर इक्वलिटी लगी है तो -1 हो सकता है, -1 हो सकता है, सो दिस इज क्लोज, -1 कुड बी क्लोज। 3/2 पे क्लोज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर क्लोज लगता है तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर 3/2 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्लोज नहीं लगाएंगे। ठीक है, and I hope no one has the issue with how we have calculated it. Still, if someone feels any issue, I can just give it to you once again. Consider it over here. X की वैल्यू अगर आप -2 डालते हैं, x की वैल्यू -2, तो आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा है माइनस माइनस प्लस का 2, और 2 - 1 1, और नीचे आ जाएगा -4 -3 -7, सो दैट इज नेगेटिव लेस देन 0। अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हैं आंसर में, 1 डालते हैं वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा प्लस -1 दैट इज -2, और नीचे आ जाएगा 2 × 1 = 2 इंटू -3 दैट इज -1, और दैट इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इसलिए बीच में आया पॉजिटिव। और अगर आप x की वैल्यू डालते हैं 3/2 से बड़ी, मान लीजिए 2 डालते हैं, तो 2 डालने पर ऊपर आ जाएगा आंसर -2 -1 दैट इज -3, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 = 4 -3 दैट इज 1, सो दैट इज ऑल्सो -3, और यू कैन से लेस देन 0, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो योर ओनली पॉसिबल आंसर इज दिस, this is the only possible answer we can have over here. Okay, okay, so we have just mentioned the answer over here. मैंने पहले ही बताया था, आंसर को जरूर हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि टीचर को पता रहे कि where the answer is. So this is the final answer. Moving ahead to the next question. यहाँ पर आपको दो अलग अलग इनक्वालिटीज दी हुई हैं, एक दे रखी है 2x+1/7 x - 1 ग्रेटर देन 5, दूसरी दे रखी है x+7/x - 8 ग्रेटर देन 2। आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो आपकी दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू जो दोनों इनइक्वालिटीज को, दोनों मतलब लेफ्ट वाली भी और राइट वाली, दोनों ही इनइक्वालिटीज को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। दोनों इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2x+1, let's solve it out. 2x+1 7x - 1, ये जो प्लस का 5 है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे तो दिस वुड बी 2x+1 -7 × 5 = 35x -5 + 5 प्लस का 5 ग्रेटर देन 0 अपॉन में आता है 7x - 1। सॉल्व करें इसको तो ऊपर 2x - 35 दैट इज 5 + 1 = 6 -33x, और नीचे आ जाएगा 7x - 1 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे लगाएं तो मेरे पास एक वैल्यू न्यूमरेटर से देखेंगे तो एक वैल्यू आएगी 33/6, 33/6 दैट इज अराउंड 5.5, और नीचे दूसरी वैल्यू आ रही है 1/7, 1/7। यहाँ से अगर मैं आंसर्स कैलकुलेट करूंगा अपने, 1/7 से छोटी वैल्यू, 1/7 से छोटी वैल्यू मान लीजिए 0 डालते हैं, तो अगर मैं 0 डालूंगा तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा -1, तो दैट वुड बी नेगेटिव। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर मैं अपना पहला आंसर देखूं, माय फर्स्ट आंसर इज लाइंग बिटवीन 1/7 टू 33/6। दूसरा x+7 अपॉन x - 8 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, दिस वुड बी इक्वल टू x+7 -2x + 8 × 2 = 16 अपॉन x - 8 ग्रेटर देन 0।
So 16 plus 7, this is 23 minus x upon x minus 8 greater than 0. If I put this on number line, what I find is x की एक वैल्यू 8 आती है और एक वैल्यू आती है 23। ठीक है, यहां से अगर आप वैल्यूज निकालेंगे, 8 से छोटी वैल्यू मान लीजिए 10 डाल देते हैं, तो ऊपर है 23, नीचे है ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो मेरी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 8 से 23, 8 से 23। Now the thing is, as I told you in the starting of the question, that I need the value of x which is satisfying both my inequalities. बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वैल्यू 33/6 से छोटी रहेगी, मतलब 5.5 से छोटी। दूसरे में देखें तो वैल्यू 8 से 23 जा रही है, मतलब 8 से बड़ी रहेगी। तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू मिल नहीं रही जो साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो एक आंसर आपके पास आ रहा है कि x बिलोंग्स टू 1/7 to 33/6, 33/6 is 5.5। दूसरा आंसर देखेंगे आप तो x बिलोंग्स टू 8 से 23। सो देर इज नो वैल्यू विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज। सो यहाँ पर आपका x इज, आप कह सकते हैं देर इज नो कॉमन सोल्यूशन, देर इज नो कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वालिटीज को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई कर सके। सो देर इज नो कॉमन सोल्यूशन। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, कह रहा है एक सॉल्यूशन को 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है और टेम्परेचर रेंज सेल्सियस में बताएं कितनी है। तो अगर मैं फ़ारेनहाइट की रेंज देखूं तो दैट इज 68 से लेकर, फ़ारेनहाइट की जो रेंज है 68 से लेकर 77 तक जा रही है। 68 फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल दें अगर आप फॉर्मूले के अनुसार, दैट इज 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77। दोनों तरफ से 32 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 लेस देन 9/5 C लेस देन 72, दैट इज 45। दोनों तरफ 5/9 मल्टीप्लाई करेंगे, 5/9, यहाँ पे C बचेगा, यहाँ बचेगा 45 इंटू 5/9। सो 9 4 36, 20। तो सेल्सियस की जो रेंज आ रही है आपकी कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सेल्सियस रेंज इज बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। This is how you calculate the range for the Celsius when the temperature lies between 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. कह रहा है आईक्यू ऑफ अ पर्सन, सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आईक्यू दे रखा है 80 से लेकर 140 के बीच में, 180 से लेकर 80 से लेकर 140 के बीच में। मेंटल एज और क्रॉनिकल एज आपको रेशियो दिया हुआ है, क्रॉनिकल एज 12 बताइए, मेंटल एज निकालनी है तो 80। आईक्यू का फॉर्मूला, मेंटल एज निकालनी है, क्रॉनिकल एज कितनी दे रखी है 12, क्रॉनिकल एज 12 दे रखी है, इनटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140, 140। 0 0 कैंसिल करेंगे या फिर डायरेक्ट कर लें तो 80 इंटू 12/100 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज 140 इंटू 12/100। 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जार, दिस इज 9.6 mental age, and this is 14 into 12, so that is 16.8. So a child having a chronicle age of 12 years has the mental age lying between 9.6 years to 16.8 years, 9.6 years to 16.8 years, that is the final answer। आपको बताना ये था कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल है, उसकी मेंटल एज क्या होगी या उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी, गिवन दैट जो आईक्यू है वो 80 से 140 के बीच में लाए करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द mental age which is lying between 9.6 years to 16.8 years. Now this is the question, the most asked question in every of the exam, in all of the exams.
इस तरह के एसिड वाले सॉल्यूशंस रेगुलर पूछे जाते हैं, रेगुलर। आपको मिसलिनियस में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पल्स में, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कह रहा है एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, और उसमें 2% बोरिक एसिड मिक्स किया गया है। 8% बोरिक एसिड है, उसमें 2% बोरिक एसिड मिक्स किया गया है। रिजल्टिंग जो मिक्सचर है वो 4% से ज्यादा हो और 6% से कम हो। रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो 4% से ज्यादा और 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, 4% से ज्यादा और 6% से कम। Now consider we have 640 liters of the 8% boric acid solution. This is my 8% boric acid solution, and this is I am mixing with a 2% boric acid solution. ठीक है, तो ये जो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है ये आपको दिया हुआ है 640 लीटर्स। और कंसीडर करें जो 2% का है जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है, उसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। 640 को एक्स से मिलाऊंगा तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कितना बनेगा? 640 प्लस एक्स। 640 प्लस एक्स। सिमिलर केस कम्स ओवर हेयर कि ये 640 लीटर का सॉल्यूशन है, इसको मैं एक्स के साथ मिलाऊंगा तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो बनेगा 640 प्लस एक्स। 640 प्लस एक्स, कंसीडरिंग दिस इज माय 8% solution which I am adding with 2% boric acid solution. Now as per the question, the resulting mixture more than 4%, ये जो resulting mixture है ये इसके 4% से ज्यादा होना चाहिए। 4% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4% ऑफ दिस मिक्सचर। इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ ज्यादा की बात हुई है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ दिस रिजल्टिंग मिक्सचर, एंड इट शुड बी लेस देन 6% ऑफ दिस रिजल्टिंग मिक्सचर। एज पर माई क्वेश्चन, कि अगर मैं 640 लीटर बोरिक एसिड सॉल्यूशन 8% का 2 लीटर के एक्स लीटर ऑफ 2% के साथ मिलाता हूं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है 640 प्लस एक्स, it should be greater than 4% and less than 6%. Let me write it in the equation form. So I can see 8% of 640 plus 2% of x, ये मिलकर 640 plus x के 4% से ज्यादा बनेगा। और 8% of 640 plus 2% of x मिलकर 6% of 640 plus x से कम बनेगा। Now we can easily solve it out. That is 8 by 100 of 640 plus 2 by 100 of x greater than 4 by 100 of 640 प्लस x। तीनों से 100 कटा, तीनों से अगर मैं 2 से काटता हूं तो यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स। 2 से काटा है तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 640 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2560 प्लस का x ग्रेटर देन 1280 प्लस का 2x। 1280 इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 1280, और ये 2x से x गया तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा x। इन द सिमिलर पैटर्न आई कैन से ओवर हेयर 8 by 100 of 640 plus 2 by 100 of x is less than 6 by 100 of 640 plus x। यहाँ से फिर से 100 कैंसिल, 4 से 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 640 इंटू 4। यहाँ बचेगा x, 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ 3 को 2 से 6 को 3 से काटेंगे तो बचेगा 3। 640 प्लस का x, what I'm left with is 2560 plus x less than 1920 plus 3x, or I can say 640 less than 3x minus x is 2x, and the value I am left with is 320 less than x। 320 less than x। तो आपको यहाँ से दो बातें पता पड़ रही हैं कि x की वैल्यू 1280 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 320 से ज्यादा। x की वैल्यू 320 से ज्यादा। ठीक है, तो यू कैन से द वैल्यू ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 320 liters to 1280 liters. So we and boric acid solution should be more than 320 liters and less than 1280 liters. Similar question,
इस बार दूसरा जो सॉल्यूशन है वो वीक सॉल्यूशन होने की जगह वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाटर। पहले हम लिख लेते हैं, मेरे पास एक 45% सोल्यूशन है एसिड का, जिसमें मेरे को पानी मिलाना है ताकि 25 से ज्यादा और 30 से कम रहे। तो मेरे पास जो क्वांटिटी है दैट इज 1125 लीटर्स, जो मेरे को एक्स लीटर्स ऑफ पानी के साथ मिलानी है। पानी के साथ मिलाने के बाद जो मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी आएगी दैट वुड बी 1125 प्लस एक्स, 1125 लीटर। 25% का 45% का है, एक्स लीटर पानी है, और जो मिक्सचर बनेगा दैट वुड बी 1125 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 45% है, ये जब आपके पानी के साथ मिलेगा तो ये लेस देन होना चाहिए 25%, 25% से ज्यादा होना चाहिए, 25% से ज्यादा होना चाहिए। बट पानी का कितना होता है एसिडिक कंटेंट? पानी का एसिडिक कंटेंट है 0%। कितना है? 0%। तो आपको 0% एक्स के साथ मिलाना है दोनों ही केसेस में। 45% वुड बी एडेड विद 0% ऑफ एक्स, एक्स मतलब पानी, और लेस किससे होना चाहिए? 30% से। लेस किससे होना चाहिए? 30% से लेस। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, एंड 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। तो आई कैन डायरेक्टली राइट ओवर हेयर 45/100 इंटू 1125। पानी 0% है, 0% का लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0% किसी भी चीज का 0% ही रहता है। इधर आ जाएगा 25/100, 1125 प्लस का एक्स। सो दिस वुड बी, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटते हैं तो दिस इज 9 ऑफ 1125। यहाँ पे बचेगा 5 ऑफ 1125 और प्लस का 5x, प्लस का 5x। ये इधर आ जाएगा तो 9 में से जाएगा 4, बचेगा 1125, अपॉन में आ जाएगा 5 ग्रेटर देन x, एंड द वैल्यू ऑफ x आई वुड बी गेटिंग इज 225। 225 इंटू 4, 900। दिस वुड बी लेस देन 900, दिस वुड बी लेस देन 900। सिमिलर इज द केस ओवर हेयर, आई कैन से 45/100 ऑफ 1125। 0% लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, लेस देन हो जाएगा 30%। 30/100 इंटू 1125 प्लस का x। 100 से 100 कैंसिल, इस बार 15 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 1125, लेस देन 15 से काटेंगे तो ये बचेगा 2 इंटू 1125 प्लस 2x। तो दिस वुड बी 1125 लेस देन 2x। x को यहीं छोड़ो, अपॉन में ले लो 2, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 562.5, 562.5। तो x की जो वैल्यू है, जो पानी की क्वांटिटी है, वो 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर्स, लेस देन 900 लीटर्स। ठीक है। सिमिलर पैटर्न का एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिडिक सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। 15% से ज्यादा लेकिन 18% से कम। दोबारा से देखें तो दिस इज 600 लीटर्स, 600 लीटर्स एक्स के साथ ऐड करना है। तो मेरे पास जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो होगी 600 प्लस एक्स। 600 लीटर्स एक्स के साथ ऐड करेंगे, फाइनल क्वांटिटी वुड बी 600 प्लस एक्स। नाउ दिस इज 12% एसिडिक, दिस इज 12% एसिडिक, this is plus adding with 30% acidic solution, 30% acidic solution, so it should be more than 15%, ताकि ये टोटल सॉल्यूशन के 15% से ज्यादा हो जाए, 15% से ज्यादा। Similarly 12% of 600 liters is going to add with 30% of x, so that it could be less than
18% of 600 plus x. 18% of 600 plus x. Let us mention it over here. I can say that 12% of 600 plus 30% of x should be less than 15% of 600 plus x. So this is the statement that is going to be mentioned over here. Okay, so this is my statement, and similar statement I'm going to write down over here as well. इसमें इस बार ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, कितने परसेंट से, 18% से. It should be greater than 18%. Rest of the question is same. You need to find it yourself. I have provided you all the required hints. You need to find the answer yourself. Solve both the equations and you will get the final answer in the similar format. दो क्वेश्चंस इस तरह के हमने ऑलरेडी कर लिए. Try this question as well. Last. Now the water acidity in the pool is considered normal when the average pH of the three measure between is 9.2 to 9.8. दो pH रीडिंग्स आपके पास आई हुई हैं. कह रहा है बताएं तीसरी pH रीडिंग क्या होनी चाहिए ताकि एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल रहे. मैंने कहा तीसरी रीडिंग को x मान लेते हैं. अगर आप तीसरी रीडिंग को x मान लेंगे तो आपकी जो एवरेज है वो 9.2 से ज्यादा होनी चाहिए. दो आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी आई हुई हैं, 9.48 प्लस 9.85, और तीसरी को मैंने कहा x मान लीजिए. एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे. ये एवरेज 9.8 से कम आनी चाहिए, 9.2 से ज्यादा. दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वुड बी 27.6. हियर आई विल गेट 19.8 और 5 13 33 प्लस x, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, दिस वुड बी 29.4. दोनों तरफ से वैल्यूज माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 8.27 x, और यहाँ पर आपके पास आएगा 10.07. तो आपकी जो थर्ड रीडिंग है वो 8.27 से अगर 10.07 के बीच में होती है तो आपका एवरेज पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा, आपका एवरेज पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कैसेट्स. कॉस्ट इक्वेशन दे रखी है. रेवेन्यू फंक्शन इज दिस. एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड इन अ वीक. हाउ मेनी कैसेट मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी सो दैट द कंपनी मस्ट अर्न द प्रॉफिट. अब फॉर प्रॉफिट रियलाइजेशन, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कब आता है कंपनी को? प्रॉफिट को कंपनी को प्रॉफिट तब आएगा जब आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो. रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो. मान लीजिए आपने 10 का सामान खरीदा है तो आप कम से कम 11 में बेचेंगे तब फायदा आएगा. 10 का 10 में बेच दिया तो कोई फायदा नहीं आएगा. तो रेवेन्यू फंक्शन कितना दे रखा है, 2x. कॉस्ट फंक्शन कितना दे रखा है, 300 प्लस 1.5x. 300 प्लस 1.5x. x वाला एक तरफ तो ये आ जाएगा 0.5x ग्रेटर देन 300. यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है कितनी, 600. तो कंपनी को कम से कम 600 कैसेट बेचनी पड़ेंगी. कंपनी को कम से कम 600 कैसेट बेचनी पड़ेंगी तभी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल द बेसिक अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटीज. इस चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन नहीं है बट एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है, and the concept is modular inequality. We'll be recording another lecture for modular inequality as well. Stay tuned. इसको ध्यान से पढ़ें unless I am providing you the lecture for modular inequality. Thank you very much.